ओके सो हमको एक लास्ट थ्योरी टॉपिक देखना है बिफोर वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स एंड दैट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस मतलब बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप पार्टिकल को एज अ वेव ट्रीट करते हो। सो एनी मूविंग पार्टिकल, if you have a moving particle, even though you feel this particle is moving in a straight line, but इस particle के साथ एक wave associated होता है। ये कहाँ से आया? ये concept यहाँ से आया कि अगर wave का dual nature हो सकता है, मतलब radiation can behave as wave or particle. Example, interference diffraction, ये जो फेनोमेना है ये प्योरली वेव नेचर एग्जिबिट करता है। और इफेक्ट्स लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये पार्टिकल नेचर होता है, राइट? सो इफ वेव कैन हैव ड्यूअल नेचर, व्हाई नॉट पार्टिकल? तो जो मूविंग पार्टिकल्स है उनका भी ड्यूअल नेचर हो सकता है, मतलब मूविंग पार्टिकल्स हैव अ वेव एसोसिएटेड विद इट, and this hypothesis is called as de Broglie hypothesis, and the wavelength associated with moving particle is given by lambda is equal to h upon p, where p is momentum of the moving particle, जिसको आप लिख सकते हो h upon m into v। Clear? Good. तो now अगर ऐसा है तो electrons which are moving, which are revolving around the nucleus, they also have a wave associated with it। और आपने already standing waves, stationary waves आपने सुन के रखा है। तो this moving electrons they form loop like structure, मतलब they form standing waves when they are moving। अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है तो वो एक सिंगल लूप बनाएगा, जैसे फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग था। अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है तो वो दो लूप बनाएगा, अगर और इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है तो वो तीन लूप बनाएगा, सो ऑन सो फोर्थ। मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ भी एसोसिएटेड वेवलेंथ है और हमको इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो हाउ टू फाइंड दिस? वी नो दैट any moving particle has kinetic energy E associated with it। यहाँ पे E जो है ये kinetic energy है, that is equal to half mv square। मैं यहाँ पे सिर्फ मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ, तो m square v square upon m, therefore you have E is equal to mv मतलब मोमेंटम, तो मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m, and therefore we have momentum p square equal to 2m times of kinetic energy, and therefore you have p is equal to under root of 2m e। Good? यहाँ तक it should be clear। अब तो इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन 2m e अंडर रूट, करेक्ट? ऑल्सो आपको याद है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन, हमने एक चार्ज को एक पोटेंशियल डिफरेंस में रखा है, तो ये जो चार्ज है Q, इट विल स्टार्ट मूविंग एंड इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग चार्ज इनसाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय QV। तो ये QV आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mQV। क्लियर है सर? तो हमने आज स्टार्ट कहाँ से किया? वी स्टार्टेड ऑफ विद डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस व्हिच टेल्स यू एनी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। तो पार्टिकल होगा फिर भी उसका वेव नेचर हो सकता है, इट हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट व्हिच इज कॉल्ड एज डी ब्रॉगली वेव। ये कहाँ से आया? क्योंकि वेव का ड्यूअल नेचर था, तो डी ब्रॉगली सेड it was hypothesis because he just said कि नेचर में
सब कुछ सिमेट्रिक होना चाहिए, नेचर लव सिमेट्री। तो अगर वेव का ड्यूअल नेचर हो सकता है तो पार्टिकल का भी डबल नेचर होना चाहिए, पार्टिकल नेचर प्लस वेव नेचर। गुड। तो इसका मतलब जो भी पार्टिकल मूव हो रहा है, इवन इफ आई थ्रो अ बॉल एट यू, so that ball must have some associated wavelength. Good, right? So the wavelength associated with that moving particle is h upon p, where p is momentum. Momentum is given by m into v. ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब हमको पार्टिकल का ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी दिया होगा तब। Now what we know कि इलेक्ट्रॉन्स जो है they are also moving, they are moving in orbits around nucleus, which means कि electron also has wave associated with it. इसका मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं they form loop like structure, मतलब they form standing waves। तो उसका वेवलेंथ हमको लिखना है in terms of kinetic energy। क्यों kinetic energy? क्योंकि हमने ऑलरेडी, आप लोगों ने ऑलरेडी 12th में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिट का फॉर्मूला बना के 14.6 by n square। गुड। तो एनर्जी मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं, इसलिए वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना हमारे लिए इजी है। तो काइनेटिक एनर्जी लिया हमने, मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो हमको मिल गया E इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर बाय ट्वाइस m, मतलब p स्क्वायर बाय ट्वाइस m। तो हमको p स्क्वायर मोमेंटम स्क्वायर मिल गया 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, फिर मोमेंटम मिल गया हमको अंडर रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। गुड। नाउ वेवलेंथ एसोसिएटेड विल बी h अपॉन p, लेकिन p क्या आया? अंडर रूट ऑफ 2m। अब यही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ना होते हुए हमने उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस में रखा होता, तो इट मस्ट हैव स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा वो होगा Q इनटू V। तो E की जगह पे आप लिखोगे Q इनटू। गुड। मैं ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हेलियम, न्यूक्लियस किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वेवलेंथ ऑफ एनी charged particle is h upon under root of 2m². This you can apply for any charged particle. But if you are talking about specifically about electron, तो इस फॉर्मूला में हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो फॉर इलेक्ट्रॉन, charge on electron is E, that is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Mass of electron Me is 9.1 into 10 power minus 31 kilogram। तो आप जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है 6.62 into 10 power minus 34 सम ऐसा यूनिट्स। तो आपको मिल जाएगा लैम्बडा इक्वल टू 12.24 बाय अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम में है। तो ये जो फॉर्मूला था हमारे पास, H की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया, 2mq, ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए, तो यू गेट अ फॉर्मूला which is 12.24 by under root of V एंगस्ट्रॉम। तो अगर आपको बोला होगा what is the wavelength of electron moving inside a potential difference of 100 volt, तो सिर्फ यहाँ पे V की जगह पे डालोगे 100, 100 का रूट 10, 12.24 upon 10 is 1.224, तो 1.224 angstrom will be the wavelength associated with moving electron। तो ओवरऑल डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में आपको कौन कौन सा फॉर्मूला रखने वाला है? लैम्बडा इक्वल टू h by v 1, या फिर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी 2, या फिर लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me, वेयर E इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्टिकल। अगर ये चार्ज पार्टिकल होगा और ये चार्ज पार्टिकल अगर किसी पोटेंशियल डिफरेंस में मूव हो रहा है तो 2m
नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो मैं इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ यहाँ पे h/√2m, m की वैल्यू डाल दी, q को सब्स्टिट्यूट कर दी तो √v, h के लिए भी सब्स्टिट्यूट कर दी तो 12.24 by √v angstrom. This will be the wavelength of electron. इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि न्यूट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस रिमूव नहीं होगा. Okay, good. So these are the 4 formulas that you will need to solve questions on this particular topic, right? तो अभी आज हमने इतना ही देखा है and this ends the theory part except for X-rays. क्योंकि इस चैप्टर के, मैंने जैसे आपको बताया, इस चैप्टर में 4 पार्ट्स है, इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स, फिर आगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई आएगा. तो इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स में इतना ही है एक्सेप्ट फॉर एक्सरेज. एक्सरेज मैं ये क्वेश्चन करवाने के बाद एक्सरे का थ्योरी बताऊंगा और उस पर क्वेश्चन करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चंस नाउ. A beam of cathode rays is subjected to crossed electric and magnetic field. Electric field E, magnetic field B. The fields are adjusted such that the beam is not deflected. The specific charge of the cathode rays is given by. सबसे पहले यहाँ पे 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए. पहली, कैथोड रे मतलब क्या? कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन का बीम. आपके घर में अगर पुराना वो बड़ा वाला डब्बा टीवी होता होगा या है, जिसको कैथोड रे टीवी बोलते थे, कैथोड रे ट्यूब, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का बीम होता है, वो स्क्रीन पे आके हिट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो स्क्रीन पे फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होता है. इसलिए बोलते हैं कि उसके आजू बाजू में मैग्नेट मत रखो. क्यों? मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड दे विल बी डिफ्लेक्टेड. तो वही क्वेश्चन समझ लो. तो बीम ऑफ कैथोड रेज, तो कैथोड रे का मतलब पहले समझ लो. कैथोड रे मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, रे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब इट इज सब्जेक्टेड टू क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको परपेंडिकुलर है. दिस इज क्रॉस्ड. सो ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. द फील्ड्स आर एडजस्टेड सच दैट द बीम इज नॉट डिफ्लेक्टेड. तो इसका मतलब जितना डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ने प्रोड्यूस किया उतना ही डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड ने भी प्रोड्यूस किया. According to the question, they are telling you that you have crossed fields and the fields are such that the beam is not deflected. मतलब force acting on this cathode rays electrons, moving electrons. So force due to electric field is equal to force due to magnetic field. तो आपको पता है what is force due to electric field? That is Q into E. And force due to magnetic field is QVP, right? Good, ये तो पता ही है. तो कैंसल एंड कैंसल. तो आपको मिल गया वेलोसिटी V as electric field upon magnetic field, right? अब हमको पूछा है स्पेसिफिक चार्ज ऑन कैथोड रेज गिवन बाय. तो ये एक चीज और है जो आपको पता होती है, स्पेसिफिक चार्ज मतलब क्या. स्पेसिफिक चार्ज इज चार्ज टू मास रेशियो, मतलब रेशियो ऑफ Q बाय M. इसको आप बोलते हो स्पेसिफिक चार्ज. तो आपको स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज अपॉन मास ये पूछा है. so this is what they are asking you. Good. Now how to find this? Simple thing. As you know, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को मोशन में लाने का काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट करने का काम करेगा. क्योंकि मेरे पास एक चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड में है, रेस्ट पे है, तो फोर्स एक्ट होने ही नहीं वाला, राइट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने इसको रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मूव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड इसको डिफ्लेक्ट करेगा, राइट. तो
That's why I can write that force due to electric field is providing the kinetic energy of motion. But force due to electric field is Q into E. It is half mv square. Correct? यहाँ तक clear? Good. Now हमको चाहिए Q by M का रेशियो. तो Q by M is V square by 2E. But V is nothing but E by V. So E square by B square 2 times of E, एक cancel हो गया. So now you have this equal to E upon 2B square. Good. और ऐसा तो कहीं हमको दिख नहीं रहा है. तो क्या हो गया? प्रॉब्लम ये है नहीं, प्रॉब्लम मैं ये बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स. जैसे वेयर हैव वी मेड अ मिस्टेक. ओके, तो यहाँ पे एक गलती हुई. ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है ना. बताता हूँ what I'm saying. क्यों बता रहा हूँ गलती कर हुई. डोंट वरी, ये नॉर्मल गलती है. ये यहाँ लिखा आपने फोर्स, ये यहाँ पे लिखा एनर्जी. तो फोर्स इक्वल टू एनर्जी कब से हो गया? नहीं होता. ये आई हैव सीन दिस सिली मिस्टेक, इसलिए मैंने बता दिया कि ऐसा नहीं होता है. तो व्हाट यू आर राइटिंग हियर इज एक्चुअली दैट, क्योंकि बॉडी मोशन में आया मतलब बॉडी का मतलब चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट करने के लिए वर्क डन करना पड़ता है. तो व्हाट यू आर राइटिंग इज दैट द वर्क इज work done to bring the charges in motion is due to electric field. Okay? और work done होता है Q into V. V is potential difference. Good. अब आपका आंसर आएगा. क्यों? क्योंकि अब आप लिखोगे Q by M is equal to 1 upon 2 times of potential difference V square. ये V velocity है और ये velocity E by B है. तो ये आपको मिलेगा Q by M equal to E square upon 2 B square. Correct? Are we good? है क्या ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर. So this is how you are supposed to solve this question. Crossed fields मतलब perpendicular fields. Cathode rays मतलब इलेक्ट्रॉन का बीम. ओके. स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज पर यूनिट मास, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle of mass 1 mg has the same wavelength as an electron moving with velocity of 10 to the power 6 meter per second. The velocity of the particle is. हमारे पास एक पार्टिकल है. अभी आप बोलोगे कि क्वेश्चन 2 से पहले क्वेश्चन 1 कहाँ गया? मैंने नहीं लिया क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन था, इजी था. फिर 2 से 8 क्यों आए? क्योंकि द मॉड्यूल्स दैट आई हैव गिवन यू उसमें 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक से है जो हमने पढ़ाया नहीं. तो बाद में बाय मिस्टेक वहां चले गया. सो एनीवेज, so you have a particle of mass 1 mg जिसका wavelength has the wavelength as an electron moving with velocity of 3 to 10 power 6. मतलब क्या? In short आपको वो बता रहे हैं wavelength is h upon mv. Particle of mass 1 mg has the same wavelength. तो 1 mg का पार्टिकल है उसका same wavelength है as an electron moving with velocity of. तो ये पार्टिकल का वेवलेंथ है ना. पार्टिकल का वेवलेंथ इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ h अपॉन mv. राइट. आपको बोला है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल is. तो इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं. सो
You can solve the way you want. अब आप ऐसा भी लिख सकते हो, आपको पता है वेवलेंथ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या था फॉर्मूला, h अपॉन m, बराबर। तो वेवलेंथ सेम है, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ h अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैंसल कैंसल, वो फॉर्मूला हम लोग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे हमको वेलोसिटी दिया है। वो फॉर्मूला कब यूज करना है, यू आर सेइंग दिस वन, हाँ ये कब यूज करना है, ये जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। जब आपको ऐसा बोला होगा कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में वो मूव होना स्टार्ट है ना, सो वेयर V इज potential difference and not velocity, ये potential difference है। तो ये फॉर्मूला हम क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दिया है, potential difference नहीं। गुड, तो हम यहाँ से MPVP इक्वल टू MEVE लिखेंगे। गुड, नाउ हमको पूछा है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज MEVE upon MP. But what is mass of electron? 9.1 into 10 power minus 31 kilogram. Velocity of electron 3 into 10 power 6. Mass of proton. Proton है a particle. Very good. 1 mg. 1 milligram. 1 milligram. 1 milligram. 1 milligram is 10 power minus 3 grams. ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 पावर माइनस 6 किलोग्राम आएगा, ये 10 पावर माइनस 6 आएगा ये। तो दिस विल बी इक्वल टू रफली 9 3 27 है ना, तो इसका मतलब A और B तो आ नहीं सकता, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया आपका 27 into 10 power minus 31 plus 6 and plus 6 minus 31 plus 12 minus 19, तो ये आ जाएगा आपका 27 into 10 power minus 19। गुड, मतलब ये आ जाएगा आपका 2.7 into 10 power minus 18 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर, are we good? So this is how you can solve this particular question. Next question easy है, if particles are moving with same velocity then maximum de Broglie wavelength will be what? एक lambda is h upon mv, सेम वेलोसिटी है और h भी कांस्टेंट है, मतलब लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/m, जितना ज्यादा मास उतना कम वेवलेंथ, और हमको मैक्सिमम पूछा है। सबसे हेवी हमको क्या पूछा है, मैक्सिमम वेवलेंथ, तो मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मास मिनिमम है ना। बीटा पार्टिकल पहले समझ लो कि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.67 into 10 power minus 27 kg, प्रोटॉन का मास भी इतना ही होता है, सो दीज टू हैव द सेम वेवलेंथ। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस, उसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, मतलब रफली अप्रोक्सीमेटली 4 मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब 4 into 1.67 into 10 power minus 27। गुड, राइट। तो और बीटा पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, तो सबसे लाइट वेट कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, सबसे कम मास जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ उसका, तो बीटा पार्टिकल का सबसे ज्यादा डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा। गुड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
2013, first time when the need was introduced, if I'm not wrong. So the wavelength lambda e of an electron and lambda p of photon of same energy e are related by, मतलब इलेक्ट्रॉन का वेव एनर्जी और फोटोन का एनर्जी सेम बोला है ना, वेवलेंथ लैम्बडा ई ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लैम्बडा पी ऑफ फोटोन ऑफ सेम एनर्जी, मतलब एनर्जी दोनों का सेम है, आर रिलेटेड बाय। तो हाउ डू यू रिलेट दिस टू थिंग्स, आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन मैंने अभी अभी बताया था, फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्बडा ई इज एच अपॉन एम ई बी ई, राइट, या फिर ये ई लिखने की जरूरत नहीं है, एक फोटोन ही है, पार्टिकल नहीं, तो आई डोंट नीड टू डिफरेंशिएट, क्योंकि फोटोन है, फोटोन का मास नहीं होता है। गुड। और मैंने अभी अभी आपको बताया था दैट वो सेइंग दिस थिंग कि इसका फॉर्मूला हम ये क्यूब नहीं यूज कर सकते, अब करेंगे क्योंकि अभी एनर्जीज की बात हुई है तो करना पड़ेगा। बाय द वे, ये हो गया आपका वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली वेवलेंथ ऑफ फोटोन, तो फोटोन का वेवलेंथ कैसे मिलेगा, हाउ डू फाइंड आउट फोटोन का वेवलेंथ, व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, ऐसा कभी सुना है क्या, hc by लैम्बडा, h nu, सुना है ना, वेरी गुड, राइट, गुड। सो ये इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन मतलब रेडिएशन, मतलब h nu, प्लैंक्स थ्योरी, गुड। तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट। व्हाट डू वी नोटिस हियर, देखो ऐसा है, हमको सिर्फ पूछा है और रिलेटेड बाय, हमको सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी से मतलब, वी डोंट रियली केयर फॉर एनीथिंग एल्स। तो मैं बोलूंगा कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, गुड, राइट, प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पे भी आप बोलोगे एनर्जी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वेवलेंथ ऑफ फोटोन, और आगे आपको बोला है कि इन दोनों का एनर्जी सेम है। एनर्जी सेम है मतलब क्या, कि इनका रेशो सेम है ना, मतलब रेशो 1 है बेसिकली, बिकॉज EP इक्वल टू EE, दैट मींस EE अपॉन EP इज 1, गुड। तो एनर्जीज का जब आप यहाँ पे रेशो लोगे, वैसे भी if you don't want to do this, there's another way out, anyways फर्क नहीं पड़ता है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 अपॉन लैम्बडा ई स्क्वायर, यहाँ से, गुड। दैट ऑफ फोटोन इज 1 अपॉन लैम्बडा पी इक्वल टू 1, गुड, गुड। तो अब you can say 1 upon lambda e square equal to 1 upon lambda p, मतलब lambda e square equal to lambda p, मतलब basically you have found out that lambda e square is proportional to lambda p, है ना, ऑप्शन नंबर, राइट। मैं वापस समझा रहा हूँ क्योंकि शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है, आई टेल यू शॉर्टकट, सिंपल। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, द मोमेंट दैट टेल यू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ फोटोन आर इक्वल, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। क्योंकि यू नो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपको ये पता है कि हमने अभी अभी लिखा था, क्या लिखा था, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं स्क्वायर कर लूंगा तो लैम्बडा ई स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2me। इतना भी नहीं करना है तो भी ट्रिक है हमारे पास, इतना भी नहीं करना है तो आप सीधा सीधा ये देख के बोल सकते हो डायरेक्टली, यू कैन से
energy of electron is proportional to 1 upon square of wavelength, है ना? अगर उतना strong basic है तो क्यों wavelength is inversely proportional to under root of energy, तो energy is proportional to 1 upon square of wavelength. सिर्फ स्क्वायर किया तो सीधा यहीं पे मैं लिख देता 1 upon lambda e square over here and then equal to energy of photon is hc by lambda. तो ये आपको मिल गया lambda e square proportional to lambda p. हो गया खत्म. 3 steps. Step 1, you need to know formula for wavelength of electron in terms of energy of electron. Step 2, you need to know energy of photon is h nu, which is hc by lambda. Step 3, put this here and done. Simple question. Next question. Electrons used in an electron microscope are accelerated by a voltage of 25 kilovolt. If the voltage is increased to 100 kilovolt, then the de Broglie wavelength associated with electrons would increase by 4 times, increase by 2 times, decrease by 2 times, decrease by 4 times. Electron microscope क्या होता है आपको अगर पता है नहीं पता है doesn't matter to solve this question, लेकिन मैं बताऊंगा because you're biology student, इसको माइक्रोस्कोप तो पता ही है आपको, है ना? you have small tiny things जिसका हमको डिटेल देखना है, मतलब उसका हमको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए. सबसे सिंपल बिंगा वो आता है जो बाइकॉन्वेक्स लेंस, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप. फिर 2 भिंगे लगा दिए तो इट बिकम्स अ कंपाउंड. डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा या फिर आईपीस का साइज बड़ा, उसके ऊपर डिपेंड करता है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होता है? व्हाट वी डू इज, हमारे पास एक मटेरियल है, मान लो एक ब्लॉक है, बहुत थिन ब्लॉक है, इट्स नॉट लाइक नॉर्मल ब्लॉक. हमको इसमें एटम्स कैसे अरेंज्ड है ये देखना है, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं. तो हम क्या करते हैं, वी शूट इलेक्ट्रॉन बीम ऑन दिस. हम इलेक्ट्रॉन के बीम शूट करते हैं इस पे, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से स्कैटर हो जाएगा. तो ये स्कैटर जो पैटर्न है वो रिकॉर्ड करके हम यूजिंग मैथमेटिक्स ऑफ कोर्स या फिर एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट लुकिंग एट दिस स्कैटर्ड पैटर्न हम रिप्रोड्यूस करते हैं ये जो पोजीशन ऑफ एटम्स जो होंगे. तो इसका मतलब एक मटेरियल के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज्ड है, क्योंकि वो हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते, तो हम इलेक्ट्रॉन का बीम उस पर इंसिडेंट करके एक इमेज बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. गुड. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन आप इंसिडेंट कर रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है. हाँ, तो क्वेश्चन भी वैसा ही बोला है उन्होंने क्लियर बोला है इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन an electron microscope are accelerated by a voltage of 25 kilovolt. 25 kilovolt. If the voltage is increased to 100 kilovolt, then de Broglie wavelength associated would become what? अब वो फॉर्मूला यूज होगा lambda is equal to 12.24 upon under root of p angstrom. मतलब lambda is inversely proportional to voltage. मतलब lambda 2 by lambda 1 is under root of v1 by v2. So lambda 2 is v1 by v2 into lambda 1. तो v1 25 किलोवोल्ट है और v2 100 किलोवोल्ट है. किलोवोल्ट किलोवोल्ट तो गया 1 का एंड 4 का, रूट में 4 है तो 1/2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा 1. तो लैम्बडा 2 क्या आया, लैम्बडा 1/2. मतलब डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ,
so it decreases by 2. ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है क्या नहीं है ये पता होने की जरूरत नहीं। ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के देते हैं सो दैट यू डोंट अंडरस्टैंड कि करना क्या। बिकॉज वो सीधा बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 25 किलोवोल्ट, नाउ द पोटेंशियल इंक्रीज टू 100 किलोवोल्ट, देन द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स वुड बिकम हाउ मच। फिर तो इजीली है ना। ये बोल दे इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब स्टूडेंट पहले सोचेगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है और माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन का सॉल्यूशन रखते हैं। गुड, यस। So this is how you are supposed to solve this particular question. Next, if the kinetic energy of the particle is increased to 16 times its previous value, 16 times its previous value, okay, so kinetic energy final is 16 times of kinetic energy initial. The percentage change in the de Broglie wavelength will be। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको चाहिए रिलेशन बिटवीन de Broglie wavelength एंड एनर्जी। तो आप क्या था रिलेशन, लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me, मतलब लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट e। मैंने प्रोपोर्शनलिटी क्यों लिखा है, क्योंकि हमको यहाँ पे परसेंटेज चेंज बोला है। मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में परसेंटेज चेंज इन एनी वैल्यू, तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ है, दैट इज फाइनल वेवलेंथ माइनस इनिशियल वेवलेंथ अपॉन इनिशियल वेवलेंथ इनटू 100, बट वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट e। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लैम्बडा 2 बाय लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 1 इज 1 इंटू 100। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ से मुझे मिल जाएगा व्हाट इज लैम्बडा 2 बाय लैम्बडा 1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1 बाय E2, और E1 बाय E2 यहाँ पे बोला है, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पे आपको बोला है कि E2 जो था वो 16 टाइम्स ऑफ E1 था, मतलब E1 बाय E2 था आपके पास, E1 बाय E2 है आपके पास 1 बाय 16। गुड, राइट। So lambda 2 by lambda 1 is under root of E1 by E2 minus 1 into 100, which means this is equal to under root of E1 by E2 is 1 by 16 minus 1 into 100, मतलब 1 by 4 minus 1 into 100, okay, correct। ये आ गया minus 3 by 4 into 100, 1 minus 1 by 4 is 3 by 4, 1 जा 25 जा 25 into 3 75%, नेगेटिव मतलब डिक्रीज हुआ है, और डिक्रीज होना भी चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी बढ़ाओगे वेवलेंथ कम होगी, तो नेगेटिव साइन हियर इंडिकेट दैट, यहाँ पे क्वेश्चन में तो परसेंटेज चेंज बोला है, बट नेगेटिव साइन इज टेलिंग अस दैट इट इज डिक्रीजिंग, सो परसेंटेज डिक्रीज 75% से डिक्रीज हो गया, ओके। तो परसेंटेज चेंज कैसे फाइंड करते हो, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिजिक्स में परसेंटेज चेंज, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, सबके लिए फाइनल वैल्यू माइनस वैल्यू अपॉन वैल्यू इनटू 100। फिर वो कोई भी पैरामीटर हो, वो वेलोसिटी हो, वो काइनेटिक एनर्जी हो, वो वेवलेंथ हो, वो पोटेंशियल डिफरेंस हो, कैपेसिटेंस हो, जो भी हो, राइट। एंड देन फॉर्मूला, ऑफ कोर्स फॉर्मूला पता होना चाहिए। 2014 नेक्स्ट क्वेश्चन, when the momentum of a proton is changed by an amount p0, the corresponding change in de Broglie wavelength is found to be 0.25%, original momentum of the proton was। तो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है momentum of proton is changed by amount, मतलब delta p is p0, the corresponding change in the de Broglie wavelength is found to be, corresponding change in de Broglie wavelength मतलब डेल्टा लैम्बडा is equal to 0.25%। नहीं, what I am asking is
You need to understand what do they mean by corresponding change in the de Broglie wavelength is 0.25%. मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग what they are telling you, that is what I'm asking you. So yes, what they're telling you is delta lambda by lambda into 100 is 0.25%. This is what they're telling you. ये पता होना चाहिए, ये पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा. ओके गुड. ओरिजिनल मोमेंटम फाइंड करना है. हाउ टू प्रोसीड टू दिस क्वेश्चन? देयर आर टू मेथड्स. एक, you know lambda is h upon p, right? h तो कांस्टेंट है. फिर 11th का या फिर हमारा मॉड्यूल 1 का पहला चैप्टर propagation of errors, combination of errors, delta lambda by lambda into 100 परसेंटेज इक्वल टू कांस्टेंट में तो एरर होता नहीं है. P ऊपर हो नीचे हो कहीं पे भी हो, देखिए मैं याद करता हूँ. आपने ऐसा लिखा था z इक्वल टू a रेज टू n b रेज टू m और z इक्वल टू a रेज टू n अपॉन b रेज टू n. दोनों ही केस में डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू n इंडेक्स डेल्टा a बाय a प्लस m डेल्टा b बाय b. डजंट मैटर इफ b raised to m is in the numerator or denominator, formula remains the same. यहाँ पे भी वही है. फिर h तो कांस्टेंट है, p कहाँ है? डिनोमिनेटर में. फर्क पड़ता है क्या? नहीं. तो डेल्टा p बाई p इंटू, ओके राइट. अब इसका मतलब सीधा सीधा डेल्टा लैम्बडा बाई लैम्बडा इक्वल टू डेल्टा p बाई p. ओके. अभी परसेंटेज को कन्वर्ट करोगे, 0.25% है ना ये. तो हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम परसेंट टू नंबर? अपॉन 100. ओके. तो ऑफ कोर्स ये डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा इज 0.25 अपॉन 100. मतलब ओवरऑल ये आपके पास आ गया 25 into 10 पावर -4, राइट. तो ये आपके पास डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा है 25 into 10 पावर -4. This is what you have. This is what you have. All right. डेल्टा p कितना बोला है हमको? 0. और अभी मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने बताया था कि नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है. गुड. तो नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है. ये इनिशियल वैल्यू है. If you are writing change in a physical quantity upon something है तो वो अपॉन जो होता है वो इनिशियल वैल्यू होती है. ओके. तो हमको क्या चाहिए? आर इंटरेस्ट लाइज इन पी. हमको पी फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये आ जाएगा P0 अपॉन 25 इंटू 10 पावर -4. 10 पावर -4 को ऊपर भेज दिया तो 10 पावर +4. तो 10 पावर +4 मतलब 100 इंटू 100. P0 अपॉन 25 1 जा 4 जा 400 P0. ऑप्शन नंबर. तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्सट्रीमली सिंपल, प्रोवाइडेड अगर आपको यहाँ से इस स्टेप तक करते आता है तो you need to know this particular step. Good. Anyways, class should not stop. Next question. An alpha particle moves in circular path of radius 0.83 centimeter in presence of a magnetic field of 0.25 Weber per meter square. मतलब टेस्ला है वो. The de Broglie wavelength associated with the particle. Very good question. An alpha particle moves in a circular path of radius r दिया है. In terms of magnetic field की वैल्यू दी है. de Broglie wavelength पूछा है. अगर आपको याद है हमने साइक्लोट्रॉन
साइक्लोट्रॉन मैंने बताया था, साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, साइक्लोट्रॉन में दो डी शेप होते हैं। ओके, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सिर्फ पार्टिकल को सर्कुलर मोशन देने का काम करता है, मतलब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, और ये होता है q v p इक्वल टू mv²/r। कैंसल कैंसल, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा mv इक्वल टू r q p। क्यों किया ऐसा मैंने, हमको क्या चाहिए, क्या पूछा है, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, h अपॉन मोमेंटम mv, mv क्या आ गया r qb, r qb। h की वैल्यू क्या है 6.62 इंटू 10⁻−34। r कितना दिया है आपको 0.83 सेंटीमीटर, 83 इंटू 10⁻−2 और 10⁻−2 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। Q अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है दो प्रोटॉन्स का, क्योंकि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.25, 0.25 मतलब 25 इंटू 10⁻−2, 10⁻−2 या फिर 0.25 सीधा ऊपर 4 लिख देना, सिंपल है। ओके, एनीवेज तो ये इजी है, क्यों इजी है, रफली बहुत कुछ सॉल्व हो सकते हैं। कैसे, आपको ये पता होना चाहिए 16 4 64 पता होना चाहिए, राइट। तो अब उससे क्या होगा, वो पता होने से क्या होगा, वो पता होने से आपके कैलकुलेशन हो जाएंगे सिंपल। कैसे बताता हूँ, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन देखो, मतलब सिर्फ 10 के पावर एडजस्टमेंट होता है। तो क्या करेंगे, ये 1 रफली ये 4 रफ, ये 1 ये 20 अगेन रफ। गुड गुड, रफ कैलकुलेशन चलते हैं यहाँ पे। 25 इंटू 2 50 इंटू 20,000 है ना, 1000 मतलब 10⁻3, 10⁻3 और ये 10⁻−4 मतलब -1, और ये -19 मतलब -20 -22, ये ऊपर जाके हो जाएगा +22, मतलब बचेगा 10⁻−12, मतलब आएगा 10⁻−10 इंटू 10⁻−2। 10⁻−10 होता है 1 एंगस्ट्रॉम। ओके, सो आपके पास आ जाएगा 10⁻−2 एंगस्ट्रॉम आंसर। तो ये आ जाएगा आपका 10⁻−2 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻−2 मतलब 0.01 एंगस्ट्रॉम। ऐसा ऑप्शन नंबर डी है। Calculations, everything here depends on how you simplify calculations. Okay, good. Next question. The de Broglie wavelength of neutrons in thermal equilibrium at temperature Ts. ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप of the theory that I have taught, not out of scope of the syllabus. तो देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के केस में हम लोग ऐसा लिख सकते थे। क्यों लिख सकते थे, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल को जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस में रखा तो इट स्टार्ट्स मूविंग, गुड, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं मूव होता है। तो न्यूट्रॉन का प्रॉब्लम क्या है, न्यूट्रॉन का प्रॉब्लम ये है कि न्यूट्रॉन मूव कब होगा, जब उसको आप एनर्जी दोगे इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो सिर्फ यहाँ पे E की जगह पे QV नहीं लिख सकते,
पर यहाँ पे आप E की जगह पे लिख सकते हो KT। अगर आपको याद होगा थर्मोडायनेमिक्स से, KT इज एनर्जी, एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक मोनो एटॉमिक गैस था तो मूव हो रहा है 3 डायमेंशन में, तो 3/2 KT। डायटोमिक रिजिड है तो 5/2 KT। ओके, I don't care for half KT, 3/2 KT, 5/2 KT, 5/2, whatever KT, I don't care। ये फॉर्मूला बनता है, ये बताना। न्यूटन के केस में दिस इज द फॉर्मूला, h अपॉन रूट ऑफ 2m/kT। अब अगर मैं h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ 6.6 समथिंग समथिंग इंटू 10⁻⁻34 अंडर रूट ऑफ 2, mass of neutron is 1.67 10⁻⁻27 K, Boltzmann constant 1.38 into 10⁻⁻23 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू इनटू टी। टी को तो कुछ करना नहीं है वैसे, इफ यू लुक, ये और ये 50 50 -50 मतलब 10⁻⁻50, और 10⁻⁻50 अगर मैं रूट से बाहर ले आता हूँ, ओके, तो दिस इज -34 ईयर। नीचे ये 10⁻⁻50 है, रूट से बाहर ले आए 10⁻⁻25। गुड। 1.6 इंटू 1.4 16। अगर ये भी समझ में आता है तो और इजी तरीका है। कैसे? 1.6 स्क्वायर रूट कितना? 0.4 राइट? गलत, 0.4। यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो एनीवेज तो वो तरीका काम नहीं करेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 इंटू 14 तो अभी आना चाहिए, कैसे आएगा? 16 इंटू 14 कैसे करते हो? 14 इंटू 16, 14 10 में 140, 14 5 70, 140 प्लस 70 210। 14 इंटू 16 कर रहे थे, 14 इंटू 15 कर लिया, और 16 ऐड करना पड़ेगा, है? 16 ऐड करोगे, 14 ऐड करोगे, 14 ऐड करोगे। 14 इंटू 16 कर रहे हो, मैं 14 इंटू 15 कर लिया मैंने, कितना आ गया? 14 इंटू 10 140 इंटू 10 हो गया, 10 टाइम्स हो गया। 14 इंटू 5 70, है ना? 140 प्लस 70 210, मतलब 14 का 15 टाइम्स हो गया, और एक टाइम 14 ऐड करना पड़ेगा, 224 224 2.24 बराबर 1.6 इंटू 1.3 2.24 इंटू 2 4.5 के आसपास आपका आ गया है, राइट? 4.5 का रूट पता है? 4.5 का रूट नहीं पता? 2 और 3 के बीच में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, हमारा आया 4.5, वेरी नियर टू 2, वेरी नियर टू 2। मैं रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको, अंडर रूट ऑफ टी बराबर, क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई करके रफली 4.5 को 4 मान लिया, ये आ गया 1 और रफली 3.08, बिकॉज आई डोंट केयर, हर जगह पे यही है, हर जगह पे 308 308 308 ही है, हमारा काम है पावर एडजस्टमेंट। गुड, इसलिए मैं रफ कर रहा हूँ, समझा क्या? सो गुड, 3.08 अपॉन रूट ऑफ टी -34 प्लस 25 -9 -9 ना, -34 प्लस 25 -9 था। अब ऐसा करते हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ लगा देते हैं,
3.08 को 30.8 कर दिया, तो 10 पावर माइनस 9 को 10 पावर माइनस 10 करना पड़ेगा, मतलब एंगस्ट्रॉम बन गया 30.8 अपॉन रूट टी एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर। So this is how you have to do calculations without doing calculation. तो आप ऐसा लेके बैठ नहीं सकते कि मैं सारे के सारे कैलकुलेशन एग्जैक्टली करूंगा। क्यों नहीं किया? क्योंकि ऊपर दिख रहा है हमको when to do calculations and when not to do exact calculations is first read question along with options. ऑप्शन में दिख गया था हमको कि मैं कुछ भी करूं 308 308 308 308 सिर्फ पॉइंट यहाँ का होना है। दैट इज व्हाई we did not bother to do exact calculations, हमने सिर्फ 10 के पावर एडजस्ट की है। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। an electron of mass m and a photon have same energy, अभी अभी देखा हमने, electron of mass m and photon have same energy, right? The ratio of de Broglie wavelength associated with image, पहले से प्रोपोर्शनैलिटी पूछा था, अब फॉर्मूला पूछा है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी h upon mv, राइट? कैसे दिस इज वेवलेंथ, हाँ कैसे? यस यू आर थिंकिंग यस, हाउ? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी और फोटोन का एनर्जी सेम दिया है एंड आई आस्क्ड यू इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट, तो क्या करो, अगर आपको कंफ्यूजन है तो ऐसा करो, सिंपल थिंग, टेक रेशो इक्वल टू 1। गुड, अगर ये भी नहीं करना है तो और एक तरीका है, वो ये है दैट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल बता रहा हूँ, बट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, तो लैम्बडा E इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m एनर्जी ऑफ फोटोन, बराबर। बट एनर्जी ऑफ फोटोन इज व्हाट? क्या है एनर्जी ऑफ फोटोन? अभी बताया था ना, hc बाय लैम्बडा। वेरी गुड, गुड। हमको क्या पूछा है? हमको ये पूछा है, क्या पूछा है? रेशो, किसका रेशो? तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। यहां हो जाती है गड़बड़। वाई? बिकॉज एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हाइल सिलेक्टिंग फॉर्मूलास, वेरी वेरी स्पेसिफिक। इससे भी होता है सॉल्व, लेकिन स्टेप बढ़ जाएगी। तो सिंपलेस्ट वे क्या हो सकता है? So let us have a look at the simplest step. Simplest method of solving this is, इसको हटाओ, इसको बाद में यूज करेंगे हम लोग, ये पता होना चाहिए। दूसरा, ये ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन का। दूसरा आपको होना चाहिए पता फोटोन का। फोटोन का तो पता ही है, फोटोन का एनर्जी क्या होता है? E इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा। गुड, या फिर pc भी लिख सकते हो, मोमेंटम इनटू स्पीड। नहीं सुना नहीं है क्या? E इक्वल टू mc स्क्वायर, सुना है क्या? ये फोटोन का ही होता है। हाँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि E इज इक्वल टू mc इंटू सी, लिख सकता हूँ। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। हाँ, तो E इक्वल टू पी, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज pc। गुड, गुड। नाउ ऑफ कोर्स आपको ये पता होना ही चाहिए, लैम्बडा फोटोन इज ऑफ कोर्स, कैसे लिखोगे इसको फिर? लैम्बडा फोटोन कैसे लिखोगे इन टर्म्स ऑफ? ओके, तो मुझे एक एक स्टेप बतानी है, कोई बात नहीं, तो नो इश्यूज। बट एनर्जी ऑफ फोटोन, व्हाट एनर्जी ऑफ फोटोन? hc बाय लैम्बडा, लैम्बडा ऑफ फोटोन। वेरी गुड। तो लैम्बडा ऑफ फोटोन इज hc बाय ep। गुड, गुड, गुड।
तो ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वेरी गुड। अब कर दो डिवाइड। किसका रेशियो पूछा है आपको? इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ फोटोन, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ फोटोन। तो ये क्या था? h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m e, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑफ कोर्स, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑफ कोर्स। ओके, अपॉन अपॉन hc बाय ep, h और h गया गया ना, वेट। तो ये आपके पास आ गया, ये ep डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाएगा, ep अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m into c। क्लियर? नाउ कैन आई टेक this ep inside by squaring it? Of course yes, 2m और जो c था वो c बाहर है ही। बट इन्होंने बोला है क्या एनर्जीज आर इक्वल? हाँ बोला है, उन्होंने बोला है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दे आर इक्वल। तो मैं ऐसा करूंगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू ई। तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे लैम्बडा ई अपॉन लैम्बडा पी 1/c ई स्क्वायर अपॉन 2m ई, एक और एक गया, तो यह आ गया आपका 1/c ई अपॉन 2m रेज टू हाफ, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसा अप्रोच क्यों यूज किया मैंने? व्हाई डिड आई नॉट डू जो पहले मेथड बता रहा था मैंने क्यों नहीं किया? ऑप्शंस, ऑप्शंस में ई रखना है, एनर्जी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और सी है। लुकिंग एट दिस आपको इमीडिएटली समझना चाहिए कि हम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला निकाल लेंगे, फिर फोटोन का भी लिख लेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। गुड गुड। सो इफ यू वांट, ये हमारे कुछ काम का नहीं है इस क्वेश्चन में, चलेगा। सिर्फ ये दोनों लिए आपने एंड यू डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। वैसे इक्वल टू एचसी बाय लैम्बडा इक्वल टू पीसी से ही आता है, इसलिए लिख के दिया था। हमको पता था इक्वल टू एच न्यू, but equal to h is actually outcome of equal to p into c. Okay, right? So we will stop here for the day and continue with more questions tomorrow.